तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चॉइस पर। देखिए एयरफोर्स फाइव ग्रुप जीके 2022-2023 के सवाल जो कि हर बार एयरफोर्स फाइव ग्रुप में पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पाल वंश का संस्थापक था। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों पाल वंश के संस्थापक का नाम था गोपाल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बात हो रही है गोपाल की, तो इनसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा क्या जाता है कि ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी। ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, तो करेक्ट आंसर होगा गोपाल ने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है धर्मपाल। धर्मपाल गोपाल के बेटे का नाम था और उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। तो यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, इसे आप सभी लोग ध्यान में रखना। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने। और धर्मपाल कौन थे, तो गोपाल के बेटे थे। फर्स्ट क्वेश्चन के सारे फैक्ट्स आप सभी को क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हु कंपोज्ड रामचरित्र। आपको बताना है कि रामचरित्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन है कालिदास, विज्ञानेश्वर, कौटिल्य या फिर संध्याकर नंदी। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, संध्याकर नंदी। जो रामचरित्र पुस्तक है इसकी रचना की गई थी संध्याकर नंदी के द्वारा। वही कई बार लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हैं ना, यहाँ पर रामचरित्र पढ़कर उन्हें लगता है कि रामचरित्र मानस के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह अलग पुस्तक है और रामचरित्र मानस जो है वो एक अलग काव्य है। अगर बात करें रामचरित्र मानस की, तो इसकी रचना किया था कौन, किसने, तुलसीदास ने। और रामचरित्र की अगर सिर्फ बात की जाए तो इनके रचनाकार का नाम है संध्याकर नंदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। Who among the following was the first to attack India? यानी कि इनमें से कौन भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम व्यक्ति थे जो बाहर से आकर आक्रमण किया था। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अरब। भारत पर सबसे पहली बार बाहर से अरबों के द्वारा आक्रमण किया गया था। यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो पहला सक्सेसफुल अटैक हुआ था इंडिया में वो हुआ था 712 एडी में। और किसके द्वारा किया गया था, तो यह अटैक किया गया था मोहम्मद कासिम के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और यहाँ पर दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर और सिंध के राजा के बीच में एक भयंकर युद्ध होता है 712 में, और इस युद्ध को नाम दिया गया था बैटल ऑफ रेवार। ठीक है, तो यह आप लोग डेट भी याद रखना कि बैटल ऑफ रेवार कब हुआ था, 712 में, मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर और सिंध के राजा के बीच में। यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस युद्ध के बाद ही मुल्तान पर मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा हो गया था और उसने मुल्तान को सिटी ऑफ गोल्ड कहा था। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं वो सारे आप लोग याद कर लो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिंटो मार्ले रिफॉर्म। जो मिंटो मार्ले सुधार आया था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम का। दैट मींस कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों यह जो मिंटो मार्ले रिफॉर्म था यह 1909 में इनएक्ट हुआ था और इसे किसने इनएक्ट किया था, जॉन मार्ले के द्वारा तैयार किया गया था। और दोस्तों इस रिफॉर्म के बाद जो यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें मेंबर्स की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। अंडर हुज रूल वाज इट रन आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। यानी कि दोस्तों जब भारत स्वतंत्र हो गया तो आपको पता होगा कि संविधान को बनने में कुछ वक्त लगा था और उसे लागू होने में भी एक अच्छा खासा समय लगा था। तो भारत के स्वतंत्र होने के बाद से लेकर संविधान के लागू होने तक जो भारत में शासन चला वो किस आधार पर चला था, वहां पर कौन कौन से नियम फॉलो किए जाते थे। तो दोस्तों यहाँ पर भारत की आजादी से जस्ट पहले एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 का। आपको पता होगा कि जो ब्रिटिशर्स थे वे हमेशा एक रिफॉर्म लाते रहते थे इंडिया में, जिससे अलग अलग तरह की वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिफेंसिव सुधार किए जाते थे। तो वही आया था आपकी 1935 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इसी एक्ट के तहत आपका जो इंडिया है फ्रीडम के बाद बीच में आपका शासन।
अगर आपके आसपास भी बहुत ज़्यादा वाईफाई है और आप किसी भी वाईफाई का पासवर्ड निकालना चाहते हो तो जस्ट एक क्लिक का काम है। यहाँ पे आप चेक कर लें कि जिस भी वाईफाई पे हम क्लिक करते हैं तो वो पासवर्ड मांग रही है। तो इसके लिए आप अगर चाहते हैं कि आप किसी भी वाईफाई का पासवर्ड निकाल सको तो इस जो भी परमिशन मांगे दे देनी है। उसके बाद जितने भी आपके आसपास वाईफाई होंगे वो स्कैन होकर यहाँ पे आ जाएंगे। शो पासवर्ड पे क्लिक करते ही उस वाईफाई का पासवर्ड आपके सामने शो हो जाएगा। अगर कोई ऐड आता है तो परेशान ना हो, ऐड स्किप करने के बाद पासवर्ड शो दोस्तों, तो हमारा जो संविधान है वो अडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे एक्ट कब किया गया था, यानी कि फोर्स में कब लाया गया था, तो यह लाया गया था आपके 26 नवंबर 1950 को। यह डेट काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग याद रखना। बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को और पूरी तरह से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। In which of the following is the supreme command of the defense forces of India? 6. In which of the following is the supreme command of the defense forces of Indian Union vested? यानी कि निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान निहित है? तो दोस्तों, भारत के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेस के, वे हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनको शपथ कौन दिलवाता है? तो उन्हें शपथ दिलवाया जाता है दोस्तों सीजेआई के द्वारा, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। और दोस्तों, हाल ही में इंडिया के एक नए चीफ जस्टिस ऑफ बने हैं, तो आपको कमेंट करके उनका नाम बताना है कि जो नए चीफ जस्टिस बने हैं उनका नाम क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है Who among the following is appointed by the President of India? यानी कि इनमें से किसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, गवर्नर ऑफ द स्टेट या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रपति हैं वे नियुक्ति करते हैं अटॉर्नी जनरल का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का एंड गवर्नर का किसी भी स्टेट की। सो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। हाउ इज द इंडियन इकोनॉमी? यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? तो यह है दोस्तों आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, मिक्स्ड इकोनॉमी का होता है जहां पर को एग्जिस्टेंस होता है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर का। आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो आपके प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आती है, जबकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत आती है। तो जहां पर ये दोनों का को एग्जिस्टेंस होता है उस तरह की इकोनॉमी को कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर मिश्रित पूंजीवादी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9th नंबर। द नंबर ऑफ चेंबर्स इन द ह्यूमन हार्ट इज? जो मनुष्य के हृदय होते हैं इसमें कक्षों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, ह्यूमन में जो आपके चेंबर्स होती हैं इनकी टोटल संख्या 4 होती है। और इन 4 में क्या क्या होता है? तो इन 4 में आपकी 2 होती है आर्टिलरी, ठीक है, 2 आपकी क्या हो जाती है आर्टरिया, और आपके 2 हो जाते हैं वेंट्रिकल्स। तो ये दोनों भी आप लोग याद रखना, 2 आपके आर्टरिया होते हैं और 2 आपके वेंट्रिकल्स होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपके जो भी फ्रॉग हो गए, क्रोकोडाइल्स वगैरह हो गया या फिर पिजन वगैरह हो गया, इन सभी के हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। वही अगर हम बात करें 2 चैम्बर्स की, तो 2 चैम्बर्स आपके किस में पाए जाते हैं? यह पाया जाता है फिश में। और अगर बात करें 3 चैम्बर्ड की, तो 3 चैम्बर्ड आपके जो एनिमल हैं उनमें दोस्तों नाम आता है स्लेमेंडर का। यहाँ पर आपको मैंने 2 चैम्बर, 3 चैम्बर एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट के सभी एनिमल्स बता दिए हैं। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर? यानी कि वायु की जो आर्द्रता होती है इसे मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, वायु की आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग में क्या किया जाता है? हाइग्रोमीटर का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है डेंसिटी को मेजर करने के लिए। सी ऑप्शन में बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए। और डी ऑप्शन में ओडोमीटर, जिसका उपयोग किया जाता है दोस्तों डिस्टेंस को मापने के लिए, जो किसी भी व्हीकल के द्वारा तय किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों उड़ीसा में।
सॉरी केरल में, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, तुज्जु दरा भारत को किस देश के साथ में जोड़ता है? दोस्तों जो तुज्जु दरा है यह जोड़ता है भारत को म्यांमार के साथ में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों यह दर्रा आपकी भारत में इम्फाल से लेकर म्यांमार तक फैली हुई है। और अगर बात करें भारत में तुज्जु दरा है किस राज्य में, तो यह आपकी स्थित है दोस्तों मणिपुर राज्य में। इसके तुज्जु दरा है किस राज्य में, तो यह आपकी स्थित है दोस्तों मणिपुर राज्य में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड? इनमें से कौन एक यौगिक है? यौगिक यानी कि दो चीजों से मिलकर बना हुआ, ओजोन, मरकरी, एयर या फिर अमोनिया। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। जो अमोनिया है ना वो आपका एक कंपाउंड है। और दोस्तों यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है NH3। हाल ही में दोस्तों SSC CPO का परीक्षा हुआ है आज से 3-4 दिन पहले। CPO में एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अमोनिया में नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का रेशियो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा एटॉमिक वेट, और इसका क्या हो जाएगा हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन का 3 यहाँ पर यूनिट है ना, यानी कि आपका 3 हो जाएगा। इसका एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर अगर 7 होता है तो एटॉमिक वेट यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो आपका रेशियो कितने का हो गया, 14:3 का हो गया। तो इसे भी आप लोग याद कर लेना कि जो अमोनिया है इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसी रेशियो में पाए जाते हैं। हाल ही में SSC CPO में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल इज? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंजल जलप्रपात। वही दोस्तों बात करें अगर इंडिया की, यानी कि भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी है, तो इसका नाम है दोस्तों आपकी कुंचिकल। ठीक है, भारत की जो सबसे ऊंची जलप्रपात है इसका नाम है कुंचिकल, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है और यह स्थित है आपके कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि